हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का गेस्ट पेपर, जिसका कोड BCOE 144 है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी है तो आप ये देख सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक 2025 के अंदर बनते हैं वो मैं सारे डिस्कस करने वाली हूँ। आप लोग जो प्लेलिस्ट है वो चेकआउट कर सकते हैं। गेस्ट पेपर 2025 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे मैं सारे वन शॉट अपलोड कर रही हूँ। अगर किसी भी सब्जेक्ट का पार्ट 1, 2, 3 या जितने भी आएंगे, बट आपको वन शॉट आपके एग्जाम से पहले मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा। नोट्स चाहिए या फिर यही गेस्ट पेपर का प्रिंट आउट निकाल के पढ़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल सा प्राइस है, तो आपको मिल जाएगा। नंबर आपके सामने है 8178359562 पर। और अगर आपको सारे सब्जेक्ट के चाहिए तो भी आप ले सकते हैं, बट अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो पहले आप एक लेकर देखो, अपने आप आपको चीजें पता चल जाएंगी कि यूनिवर्सिटी की किताब पढ़ने में और गेस्ट पेपर पढ़ने में और जो हम लोगों ने नोट्स रेडी किए हैं उसको पढ़ने में कितना बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो आप पढ़ के देख पाओगे और आप एक लेके देखोगे, आप डेफिनेटली बाकी सब्जेक्ट के खुद ब खुद मांगोगे। ठीक है, और बाकी अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं समझा रही हूँ और आप उसको नोट्स बनाते जाओ और पढ़ते जाओ। ठीक है, तो जिनके पास टाइम नहीं होता वो लोग ये PDF ले और जो अपना पढ़ सकते हैं, अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने सोचा कि जिस सब्जेक्ट का वन शॉट नहीं है कंप्लीट और सिलेबस वाले, तो उनके गेस्ट पेपर कंप्लीट करा देती हूँ। फिर टाइम जितना बच जाएगा उसके बाद सिलेबस वाले वन शॉट भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, और ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ गेस्ट पेपर, सो दैट आपके एग्जाम आने वाले हैं तो कुछ ना कुछ आप पढ़ पाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से, व्हाट इज ऑफिस एंड ई ऑफिस, एक्सप्लेन इट्स टाइप। वैसे मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उस पर काफी मैंने ऑफिस पे काफी अच्छा टॉपिक समझाया था। ठीक है, आप लोगों को टाइप्स भी बताए थे इसके, बट दोबारा समझ लेते हैं ऑफिस होता क्या है। तो ऑफिस ना एक फिजिकल और एक वर्चुअल स्पेस होती है वेयर प्रोफेशनल वर्क, जहां पे प्रोफेशनल्स काम करते हैं। एक ऐसी वर्चुअल स्पेस या ऐसा फिजिकल प्लेस जहां पे प्रोफेशनल्स काम करते हैं। ठीक है, ऑफ्टन इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजरियल और क्रेडिकल कैपेसिटी, यानी कि हमारे जो सेटअप्स होते हैं, जो ऑफिस जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। कोई छोटा ऑफिस होता है, कोई बड़ा होता है। कोई कोई ऑफिस में 2 वर्कर काम करते हैं, कोई ऑफिस में 10 लोग काम करते हैं। तो डिपेंड करता है कि ऑफिस कितना बड़ा है और उसकी कैपेसिटी कितनी है। ई ऑफिस क्या होता है? ई ऑफिस ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक। तो ई ऑफिस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस है, एक वर्चुअल ऑफिस है। इज आ डिजिटल वर्क स्पेस। ठीक है, ये एक डिजिटल वर्क स्पेस है दैट इनेबल एम्प्लॉय टू वर्क रिमोटली एंड कोलैबोरेट विद अदर यूजिंग टेक्नोलॉजी। यानी कि जो हमारी एम्प्लॉयज हैं जो काम कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं एक दूसरे से, किसकी मदद के द्वारा? टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन टूल यूज कर रहे हैं, AI यूज कर रहे हैं, चैट GPT यूज कर रहे हैं। ये सब क्या है जो आज हम सब काम कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज की ऑनलाइन मदद ले रहे हैं, तो वो ई ऑफिस के अंदर आ जाता है। टाइप ऑफ ऑफिस की बात करूं तो एक होता है ट्रेडिशनल, एक होता है वर्चुअल, एक होता है होम ऑफिस, एक होता है कोवर्किंग ऑफिस। इसके ऊपर मैंने काफी डिटेल में वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी पिछली वाली वीडियो तो मोस्ट प्रोबेबली देख लेना। ट्रेडिशनल ऑफिस में आता है फिजिकल ऑफिस स्पेस वेयर एम्प्लॉय वर्क ऑन साइट, जो वर्क ऑन साइट पे काम करते हैं, तो वो ट्रेडिशनल ऑफिस होता है। वर्चुअल ऑफिस वो बोलता है जो अभी मैंने ऊपर समझाया आपको। नेक्स्ट आता है होम ऑफिस। होम ऑफिस का मतलब है वर्क स्पेस सेटअप इन एम्प्लॉय होम। एम्प्लॉय के घर पे ही सेटअप होता है, ऑफ्टन यूज फॉर रिमोट वर्क, यानी कि घर पे ही सेटअप कर लिया है, उसी घर पे बैठ के हम काम कर रहे हैं। कोवर्किंग ऑफिस होता है शेयर्ड वर्क स्पेस वेयर इंडिविजुअल और कंपनीज कैन रेंट डेस्क और ऑफिस एंड कोलैबोरेट विद अदर्स। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में काफी डिटेल में पढ़ाया था कि कोवर्किंग ऑफिस में क्या होता है। जो वर्कर्स जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने वर्क स्पेस को शेयर करते हैं। ठीक है, और कंपनी क्या करती है, फिर रेंट वगैरह देती है और वो मिलके काम करते हैं। टाइप ऑफ ई ऑफिस की बात करूँ तो क्लाउड बेस्ड ऑफिस होता है, और उसके बाद होता है वर्चुअल ऑफिस, वर्चुअल प्राइवेट ऑफिस, मोबाइल ऑफिस। ठीक है, तो क्लाउड बेस्ड ऑफिस की अगर बात करूँ तो क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड एसेस टू ऑफिस सॉफ्टवेयर हो गया। मतलब जो हमारे एसेस टू ऑफिस सॉफ्टवेयर, ठीक है, स्टोरेज हो गया, कोलैबोरेशन टूल्स हो गए, तो ये सारे ना क्लाउड बेस्ड ऑफिस में आते हैं। ठीक है, जो कि मतलब एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जो ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है हमको। वर्चुअल प्राइवेट ऑफिस क्या करता है, का काम क्या है? अ सिक्योर और वर्चुअल वर्क स्पेस दैट प्रोवाइड्स, वो क्या प्रोवाइड करता है, यानी वर्चुअल प्राइवेट ऑफिस क्या प्रोवाइड करता है? टू कंपनी रिसोर्सेज एंड डेटा, कंपनी को रिसोर्सेज, संसाधन और डेटा वेटा प्रोवाइड करता है। क्योंकि आजकल आप देखते हो, इसका बेस्ट एग्जांपल है कि कंपनी के अंदर विदाउट डेटा आप कोई काम नहीं कर सकते। लेट सपोज आपको आज कोई बड़ा सा कोचिंग सेंटर चलाना है, तो आपको स्टूडेंट के नंबर चाहिए। कोई कंपनी चलानी है, कोई BPO चलाना है, तो आपको कस्टमर्स के नंबर कहाँ से मिलेंगे? डेटा आपको लेना पड़ेगा। कुछ डेटा
पेड होता है, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कुछ रॉ डेटा होता है, तो अलग अलग टाइप का डेटा होता है। मोबाइल ऑफिस में क्या होता है, वर्क स्पेस दैट कैन बी एसेस थ्रू मोबाइल डिवाइसेस के द्वारा होता है, इनेबलिंग रिमोट वर्क एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, इस प्रकार से रहता है। तो यहाँ पे ये बताया गया था, शिफ्ट टू ई ऑफिस हैज ट्रांसफॉर्म द वे पीपल वर्क, इनेबलिंग ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन। आज हम अपने जो हमारा नॉर्मल जो ऑफिस हुआ करता था, आज हम ई ऑफिस में क्यों कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी है, हम एआई, चैट जीपीटी, ये सब इन सब चीजों पे निर्भर हो चुके हैं। और जैसे जैसे चीजें बढ़ती जा रही है तो उससे हमारे काम में फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, ये सारी चीजें हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसको हम समझना चाहेंगे कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको ऐसा लगेगा कि लाइक बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ रखे हैं, और ये कॉन्सेप्ट आपने पहले बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा। सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो अथॉरिटी होती है। ठीक है, अथॉरिटी रिमेन कंसंट्रेटेड ओनली इफ फ्यू हैंड्स एट द हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि सेंट्रलाइजेशन का मीन्स क्या है, अथॉरिटी रिमेन कॉन्सेंट्रेटेड ओनली इफ फ्यू हैंड्स एट अ हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ये जो सेंट्रलाइजेशन होता है, ये क्या होता है आपका, कुछ बड़े के हाथ में होता है, यानी कि जो आपके जो टॉप लेवल जो मैनेजर्स होते हैं उनके हाथ में होता है। ठीक है, ये आगे बांटते नहीं है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में जो अथॉरिटी होती है ना, वो डेलीगेट कर दी जाती है, काम को आगे शिफ्ट कर दिया जाता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। क्योंकि एक बंदा कभी भी बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह को रन नहीं कर सकता, उसको काम करने के लिए बंदे चाहिए, और वो काम ऐसा होता है जो मालिक नहीं भी करेगा तब भी चलेगा, और वो जो अनइम्पॉर्टेंट वर्क होता है वो डेलीगेट कर दिया जाता है, तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। क्रिएटिविटी की बात करें तो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट क्रिएटिविटी ऑफ मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। ठीक है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, प्रमोट किया जाता है क्रिएटिविटी को, इनोवेशंस को हर एक लेवल पर। ठीक है, क्योंकि अगर कभी कभार क्या होता है कि हम अपने एम्प्लॉइज से कंपनी के अंदर या जो चीजें पूछनी होती हैं, हम उनसे भी कुछ एडवाइस या इनोवेशन क्रिएटिविटी प्रमोट करते हैं, सो दैट वो अच्छा आउटपुट दें। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन के अंदर जो वर्कलोड होता है, हायर वर्कलोड ऑन द टॉप लेवल मैनेजमेंट मैनेजर्स। क्यों भाई, क्योंकि ये लेवल जो है, ये जो अथॉरिटी है, वो बिल्कुल हायर लेवल के हाथ में होती है, तो वर्कलोड भी टॉप लेवल मैनेजर्स के हाथ में ज्यादा होता है, क्योंकि काम का बंटवारा इतना नहीं होता। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, लेसर वर्कलोड होता है, शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डन। ठीक है, डेलीगेशन का स्कोप की बात करूं तो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, स्कोप ऑफ डेलीगेशन इज लिमिटेड एज पावर कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू हैंड। मतलब जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन होता है या काम जो होता है वो कुछ ही लोगों के हाथ में होता है, डेलीगेशन जो होती है, काम का बंटवारा जो होता है, वो लिमिटेड हाथों में होता है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, वाइडर स्कोप होता है, डेलीगेशन एज अथॉरिटी कैन बी ट्रांसफर। ठीक है ना। सबॉर्डिनेट इनिशिएटिव की बात करूं तो लिमिट द स्कोप ऑफ इनिशिएटिव बाय सबॉर्डिनेट एट द वर्कर हैव टू वर्क ऑन द प्री डिसाइडेड पाथ पे वो चलते हैं। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, इनकरेज किया जाता है सबॉर्डिनेट को टू बिकम टू कम यहाँ पे टू कम ऑनवर्ड्स एंड द टेक इनिशिएटिव एज दे अलाउड एंड नीडेड फ्रीडम टू वर्किंग। ठीक है, तो इस तरीके से है कि कुछ फ्रीडम वगैरह जरूरत जहां पड़ती है उनको देना पड़ता है, क्योंकि कुछ काम जो है हमने आगे दे दिया है, तो कुछ ना कुछ जरूरत जो पड़ेगी, अपना डिसीजन भी वो ले सकते हैं। ठीक है, एंड डिसीजन मेकिंग में आता है, डिसीजन मेकिंग इज स्लो डाउन एज द पावर लाइज ऑन द टॉप मैनेजमेंट। द प्रॉब्लम हैज टू पास थ्रू डिफरेंट लेवल बिफोर एन एक्शन इज टेकन। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, द डिसीजन मेकिंग इज क्विक एज द अथॉरिटी लाइज नियर द एक्चुअल एक्शन। ठीक है, तो दोनों की अपनी अपनी डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। ठीक है, तो भाई नाम से क्लियर है, मोबाइल बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग फैसिलिटी दैट कैन बी परफॉर्म बाय यूजिंग मोबाइल फोन, कि आपने अपने मोबाइल का फोन इस्तेमाल करा। ठीक है, यानी ऐसी बैंकिंग फैसिलिटी जो परफॉर्म हो रही है आपके मोबाइल फोन के द्वारा। जबकि इंटरनेट बैंकिंग में क्या होता है, बैंकिंग फैसिलिटी दैट कैन बी परफॉर्म बाय यूजिंग लैपटॉप या कंप्यूटर। मोबाइल नाम से क्लियर है तो समझ जाना मोबाइल फोन के द्वारा हो रही है, इंटरनेट में क्या होता है, लैपटॉप और कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म की जा रही है बैंकिंग फैसिलिटी। दोनों में ही बैंकिंग है, बस वो मोबाइल के द्वारा हो रही है और ये लैपटॉप या कंप्यूटर के द्वारा हो रही है। मोबाइल बैंकिंग कैन बी एक्सेस बाय इंस्टॉलिंग मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ बैंक, कि आपने बैंक के एप्लीकेशन वगैरह जो है वो इंस्टॉल कर ली, उसके बाद आपने उसकी फैसिलिटी यूज जो है, जो भी आपको यूज करना है वो कर पाओगे। जबकि इंटरनेट बैंकिंग में क्या होता है, कैन बी एक्सेस बाय ओपनिंग बैंक वेबसाइट ऑन ब्राउजर। आपने ब्राउजर पे जाके बैंक की वेबसाइट ओपन करी और उसके बाद आप, तो मोबाइल बैंकिंग के अंदर थर्ड पॉइंट आता है, शुड बी रजिस्टर विद मोबाइल नंबर, कि आप रजिस्टर करेंगे अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगता है। जबकि आपकी इंटरनेट बैंकिंग के अंदर रजिस्टर्ड होता है तो वो यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगता है।
फिर उसके बाद आता है आप लोगों का मोबाइल बैंकिंग, जिसमें आता है प्रोवाइड लिमिटेड सर्विसेज। क्या आता है? प्रोवाइड लिमिटेड सर्विसेज, ठीक है। एंड इट इज मोर कन्वीनियंस, ये काफी कन्वीनियंट होता है, कहीं भी आप जब भी फोन यूज करना चाहो आप अपना एसेस कर सकते हो। जबकि इसमें क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग में इसमें ये ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बट ये इनकन्वीनियंस देन मोबाइल बैंकिंग, मतलब ये मोबाइल से कम जो है वो कन्वीनियंट होता है, क्योंकि आप हर जगह कंप्यूटर लैपटॉप तो नहीं यूज कर पाते, मोबाइल तो आप कहीं भी यूज कर पाते हो। डिफरेंस बिटवीन चेकबुक एंड पासबुक, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चेकबुक क्या होती है और पासबुक क्या होती है? आप लोग बैंक वगैरह जाते हैं तो आप लोगों को पता होगा। चेकबुक क्या होती है? चेक मतलब चेकबुक में आता है टू इशू चेक फॉर विड्रॉल और पेमेंट्स, आपको कहीं पेमेंट करना है, पैसा निकालना है, तो आप चेकबुक का इस्तेमाल करते हैं, ये अपना फंक्शन करता है। पासबुक क्या होती है? टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन, ये सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है, जो भी आपने पैसा जमा किया निकाला अपने बैंक से, तो वो पासबुक है, ठीक है। कि और चेकबुक में क्या होता है? ये चेक इशू करता है, जैसे आपको कुछ पैसा बड़ी अमाउंट में निकालना है या बड़ा कोई पेमेंट आपको करनी है, तो आप चेक से चेक काटेंगे, चेकबुक मिलती है आपको। कंटेंट में आता है चेकबुक के अंदर ब्लैंक चेक फॉर्म्स होते हैं, जिसको आप फिल करके अमाउंट वगैरह भर के बैंक में देते हो, 2 से 3 दिन में ट्रांसफर हो जाता है। जबकि आपके पासबुक में क्या होता है? एंट्रीज ऑफ ऑल द बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जितनी भी एंट्रीज होती है बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जैसे डेट, अमाउंट, बैलेंस, सब दिखाता है। चेकबुक के अंदर जो पर्पस होता है वो कैसा होता है? मेक पेमेंट और थर्ड पार्टीज और विड्रॉल, यानी कि जो हमारे चेकबुक हैं उसका पर्पस क्या है? तो यानी कि आप पेमेंट करेंगे थर्ड पार्टी को या विड्रॉल करेंगे तो ही आप चेकबुक का इस्तेमाल करेंगे, उसका पर्पस यही है। जबकि आपका जो यहाँ पे पासबुक होती है, प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन फॉर द अकाउंट होल्डर टू रिव्यू, यानी कि आप क्या करते हो यहाँ पर? रिकॉर्ड करता है वो आपके सारे ट्रांजेक्शन को, आपके अकाउंट होल्डर को, और रिव्यू भी कर सकते हैं कि कब पैसा निकाला, कितना डाला, किस डेट को, सारी इन्फॉर्मेशन होती है। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है चेक की? यूज व्हेन मेकिंग पेमेंट और विड्रॉल, जब आपको पेमेंट करनी है, विड्रॉल करना है, तो आप इसका चेकबुक का इस्तेमाल करते हो। जबकि आपका यहाँ पर जो पासबुक है उसके अंदर क्या होता है? टिपिकली अपडेटेड बाय द बैंक आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन, जैसे जैसे आपकी ट्रांजेक्शन होगी वैसे वैसे वो अपडेट करेगा। ओनरशिप की बात करें तो हेल्ड बाय द अकाउंट होल्डर होता है, जो आपके चेकबुक में है। और इसमें क्या होता है? पासबुक में प्राइमरी यूज बाय द बैंक एज अ रिकॉर्ड, बैंक इसको यूज कर रहा है एज अ रिकॉर्ड, बट कैन बी रिव्यू बाय द होल्डर, और वह रिव्यू किया जा सकता है होल्डर के द्वारा, ठीक है। ओनरशिप में क्या आता है? हेल्ड बाय द अकाउंट होल्डर, ये तो बता दें। डिटेल में आता है अकाउंट, पेई, पेई नेम, ये सब आता है। जबकि आपके पासबुक में क्या आता है? डेट, ट्रांजेक्शन टाइप, अमाउंट एंड अपडेटेड अमाउंट बैलेंस। अकाउंट का टाइप कैसा होता है? तो टिपिकली यूज विद सेविंग एंड करंट अकाउंट, दोनों में यूज किया जाता है। जबकि पासबुक के अंदर कॉमनली यूज फॉर सेविंग अकाउंट एंड अदर अकाउंट दैट रिक्वायर अ रिकॉर्ड, अगर कोई अदर अकाउंट है तो उसमें जो है रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका रेकरिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। रेकरिंग का जो अनदर मतलब होता है वो होता है रिपीटिंग, ठीक है। तो रेकरिंग एक्सपेंसेस मींस दैट कि वो रेगुलर बेसिस पे होता है, मतलब रिपीटेड, है ना। एक्सपेंसेस दैट अकर ऑन अ रेगुलर एंड प्रिडिक्टेबल बेसिस पे जो होता है, ठीक है। जैसे मैं पहले रेकरिंग एक्सपेंसेस अच्छे से समझा देती हूँ आपको, ये वाला समझा देती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? रेगुलर इंटरवल, फॉर एग्जांपल डेली आप कोई खर्चा कर रहे हो, क्वार्टरली कर रहे हो, एनुअली कर रहे हो, मंथली कर रहे हो, तो वो रेकरिंग है जो कि रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। हाई प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, अलोइंग फॉर इजियर बजटिंग एंड फोरकास्टिंग आप कर सकते हो। इसके एग्जांपल है जैसे रेंट वगैरह, सैलरी हो गई, आपने सैलरी पे करी, आप हर महीने करोगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन है वो भी आपको लेना ही पड़ता है टाइमली बेसिस पे। तो ये सारी चीजें ना रेकरिंग एक्सपेंसेस, और ये खर्चे जो होते हैं वो आपके कंपनीज ऑफिस में देखे जाते हैं, इसलिए ये पढ़ाया जा रहा है। बजट इम्पैक्ट की बात करूँ तो टिपिकली फिक्स्ड होता है और वेरिएबल विद इन अ प्रेडिक्टेबल रेंज पे डिपेंड करता है कि कितना आपने खर्चा करा है। फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करूँ तो इंटीग्रल लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग एंड स्टेबिलिटी इसमें देखने को मिलती है। मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो रेगुलर मॉनिटरिंग एंड रिव्यू फॉर पॉसिबल ऑप्टिमाइजेशन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होता है? रेगुलरली इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि आपने ऊपर ही पढ़ा ये मंथली, क्वार्टरली और डेली बेसिस पे खर्चा होता है, तो रिकॉर्डिंग भी जरूरी है। कैश फ्लो इम्पैक्ट कैसा रहता है इसका? स्टडी इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लो विद नोन अमाउंट एंड डेट्स, अमाउंट्स एंड डेट मेंशन करने पड़ते हैं। स्टैटिस्टिक इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग डे टू डे ऑपरेशन स्टाफ मोरल, ये सारी चीजें रिकॉर्ड करनी पड़ती है। जबकि यहाँ पे क्या, नॉन रेकरिंग की अगर एक बात करें तो नॉन रेकरिंग मतलब है नॉन रिपीटिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस दैट अकर इनफ्रीक्वेंटली, अनप्रेडिक्टेबली और जस्ट वंस। इरेगुलर इंटरवल होता है इसका, ठीक है। कोई स्पेसिफिक इवेंट होगा तो ही खर्चा होगा, ठीक है। लो प्रिडिक्टेबिलिटी मेक्स देम हार्डर टू एंटीसिपेट एंड बजट। इक्विपमेंट परचेज करे आपने, कोई मेजर कोई रिपेयरमेंट आ गई तो हर महीने तो नहीं होगा। स्पेशल मार्केटिंग के कोई कैंपेन्स चला दिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें तभी होती हैं जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कुछ फिक्स नहीं है कि हर महीने होएगा ही हो गया, ठीक है। कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ड्यू टू द अनएक्सपेक्टेड नेचर, क्योंकि इनका नेचर अनएक्सपेक्टेड होता है, पता नहीं होता,
तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है कि अगर काफी बड़ा खर्चा आ गया तो दिक्कत बन सकती है, और नहीं आया तो फायदा भी है। रिक्वायर कंटीजेंसी प्लानिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। स्टैटिस्टिक स्ट्रेटेजिक रिजर्व फंड और एसेस टू क्रेडिट टू मैनेज इम्पैक्ट, ठीक है। तो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो फंड वगैरह जो होता है इसको जो है आप मैनेज कर सकते हैं, उधार वगैरह ज्यादा ना करें और उतना ही लें जितना बजट है। ऑफ्टन ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं क्योंकि इसमें कैंपियंस वगैरह चलाने होते हैं या फिर कोई इक्विपमेंट्स खरीदे तो वो सस्ते तो नहीं आते, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है। पोटेंशियल टू कॉज सिग्निफिकेंट सडन चेंजेस इन कैश फ्लो, और सडन चेंज आना शुरू हो जाता है। इसको आप इस प्रकार समझ सकते हो कि मान लो आपके घर में डेली बेसिस पे राशन आता है तो आपको उसका दुख नहीं लगता, क्यों? क्योंकि आपको पता है खाना पीना है, डेली बेसिस पे खर्चे हैं। लेकिन अगर मान लो आपके घर में कुछ चीज खराब हो जाती है और उसका खर्चा 20 से 30 हजार 40, तो आपको मैंने जो एग्जांपल दिया उससे आपको अच्छे से समझ आया होगा। और बेसिकली स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस ग्रोथ हो गया, अडेप्टेशन हो गया, अनएक्सपेक्टेड नीड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाती हूँ, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन द फुल कॉन्सेप्ट मिनट ऑफ मीटिंग क्या होता है। मिनट ऑफ मीटिंग ऑल्सो नोन एज मीटिंग मिनट्स भी इसको हम कहते हैं, आर अ डिटेल रिटन रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, मतलब जो हमारी डिटेल होती है ना, रिटन रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, हर एक चीज को हमने रिटन में रिकॉर्ड किया, दैट हैपन ड्यूरिंग अ मीटिंग, मीटिंग के दौरान हमने हर चीज को रिटन में रिकॉर्ड करने को ये मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं, ठीक है। दे कैप्चर द डिस्कशन, हमने डिस्कशन को कैप्चर कर लिया, डिसीजन को कैप्चर किया, एक्शन को किया, कंक्लूजन्स को किया, रीच ड्यूरिंग द मीटिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने रिकॉर्ड करी, कैप्चर करी, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है? अब आप ये सोचोगे मैम ऐसा होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। जो आप अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद अच्छी अच्छी कंपनीज में जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे ऐसा होता है, और आपने सुना भी होगा, और जो बच्चा भी जॉब कर रहे हैं उनको पता भी होगा। पर्पस ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग की अगर बात करूं तो इसका पर्पस क्या है, तो सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंटेशन, टू प्रोवाइड अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग, ये एक परमानेंट रिकॉर्ड बनाता है हमारी मीटिंग के दौरान का। कम्युनिकेशन होता है टू इन्फॉर्म अटेंडीज एंड नॉन अटेंडीज अबाउट द मीटिंग आउटकम, की आपकी जो मीटिंग का जो आउटकम है वो पता चलता है कि किस लोगों ने, किस पर्सन ने, टू इन्फॉर्म, इन्फॉर्म करना होता है। कम्युनिकेशन देखना पड़ता है कि किसने मीटिंग अटेंड करी, किसने नहीं करी, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी होती है टू इंश्योर दैट डिसीजंस एंड एक्शन आर ट्रैक्ड एंड इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदेही होता है, डिसीजंस के लिए हम इंश्योर हो जाते हैं, अपने एक्शंस को ट्रैक कर पाते हैं, ठीक है। कंटेंट क्या है? कंटेंट ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग में आता है मीटिंग डिटेल्स, मीटिंग की डिटेल्स आती है जैसे डेट, टाइम, लोकेशन, अटेंडेंस, कौन कौन इसको अटेंड करने वाला है। एजेंडा आइटम में आता है समरी ऑफ डिस्कशन एंड डिसीजन मेड ऑन ईच एजेंडा आइटम, ठीक है। जो भी डिस्कशन हुई है उसकी समरी एजेंडा आइटम्स के अंदर आती है, क्या क्या डिसीजंस लिए गए हैं। मोशन एंड रिजोल्यूशन की बात करूं तो रिकॉर्ड ऑफ एनी फॉर्मल मोशंस अगर कुछ हुए हैं या रेजोल्यूशन कोई पास हुआ है तो वो सारी चीजें मेंशन होंगी। एक्शन एंड डिसीजंस होंगे, लिस्ट ऑफ टास्क असाइन, कौन कौन से टास्क असाइंड हुए हैं उसकी प्रॉपर एक लिस्ट होगी, किस किस इंडिविजुअल को कौन कौन से टास्क दिए गए हैं, कौन कौन से डिसीजंस लिए गए हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, ये सारी चीजें जो है। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर राइटिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग की बात करूं तो ये क्यों होता है, मतलब बेस्ट प्रैक्टिस की बात करूं तो इससे एक्यूरेसी आती है। एंश्योर दैट द मिनट्स एक्यूरेटली, जो हमारे ये मीटिंग हुई है वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करती है डिस्कशंस एंड डिसीजन मेड्स। क्लैरिटी आती है, यूज क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, यानी कि जो हमारी टेकिंग साइड्स हैं, शोइंग बायस होता है उसको ये अवॉइड करता है। कंप्लीटनेस होती है, जैसे कि रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को भी ये इंक्लूड करता है। अब इसके फायदे क्या हैं, तो ये सुनो कि ये क्यों हो रहा है, ये सब रिकॉर्ड क्यों किया जा रहा है, इसका कुछ फायदा है। तो इसके 3 फायदे हैं, रेफरेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। रेफरेंस में आता है प्रोवाइड अ रेफरेंस पॉइंट फॉर फ्यूचर मीटिंग एंड डिसीजन, अगर आपको कोई फ्यूचर में डिसीजन लेना है, डिसीजन मेक करना है, कंपनी को कुछ डिसीजन लेने हैं, क्या कुछ फ्यूचर मीटिंग करनी है, तो उसके लिए बहुत रेफरेंस के लिए काम आता है, ठीक है, कि ये चीज ऐसे ऐसे हुई थी तो बढ़िया रहेगा। अकाउंटेबिलिटी में होता है कि हमारे मदद करता है प्रोग्रेस को ट्रैक करने में और जो हमारे टास्क हैं उनको कंप्लीट कराने में। ट्रांसपेरेंसी मतलब बिल्कुल इंश्योर दैट ऑल द स्टेक होल्डर आर इन्फॉर्म अबाउट द डिसीजन एक्शन, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं उनको डिसीजन एक्शन के बारे में इंश्योर किया जाता है, सब कुछ बता दिया जाता है, क्लियर पिक्चर दिखाई जाती है। ये नहीं कि ये वो वाली पिक्चर नहीं है, बट आप समझ गए होंगे जिन्होंने काफी टाइम से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन बजट एंड मीटिंग, बजट में और मीटिंग में क्या डिफरेंस होता है।
तो देखो भाई, बजट का मतलब है कि ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट है और मीटिंग एक प्रोसेस होता है। बजट क्या है? आपकी एक फाइनेंशियल प्लानिंग है, ठीक है, पैसों की प्लानिंग, फाइनल गोल है ये। मीटिंग में क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है, डिसीजन मेक किया जाता है कि मीटिंग करते हैं। और मीटिंग हर प्रकार की होती है। तो आप देखते होंगे कि किसी की शादी की मीटिंग हो रही है, ठीक है, तो किसी की बिजनेस की मीटिंग हो रही है। जस्ट मैं ऐसे अलग से आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो मेन तो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस के अंदर जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, तो उसके बारे में बात हो रही है। उसमें क्या होता है? हम कम्युनिकेशन करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं कि एंड ऑफ द कंपनी का गोल क्या है, कैसे प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो बजट में क्या आता है? कंटेंट आता है, तो यानी एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंसेस, यानी कि जो बजट होता है ना, उसमें हम अपने इनकम को और अपने खर्चे को एस्टिमेट लगाते हैं कि इतनी इनकम है तो इतना ही खर्चा करना है। ऐसा नहीं है कि इनकम 10 रुपए है और हम खर्चे 50 रुपए करने की सोचे। मीटिंग में क्या होता है? वेरी करता है बेस्ड ऑन पर्पस, कि किस पर्पस से कर रहे हैं। देखो, इसीलिए मैंने अभी शादी का भी एग्जांपल दिया, या हो सकता है कोई फंक्शन करना, उसके लिए फैमिली वाले मीटिंग कर रहे हैं, या फिर बिजनेस की बात करें, तो अलग अलग बेसिस पे होती है, अलग अलग पर्पस होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको अलग से पॉइंट समझाया। टाइमिंग में बात करते हो, यूजली प्रिपेयर्ड इन एडवांस, और फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा पहले होती है, यानी कि जो हमारा बजट है वो पहले बनता है। और हर तरीके का बजट अलग अलग होता है, ठीक है। घर वाले अपना अलग बजट बनाते हैं, कंपनी अपना अलग बजट बनाती है। मीटिंग की बात करूं तो कैन बी शेड्यूल, और मतलब इसमें क्या होता है कि शेड्यूल्ड होता है, ठीक है। मीटिंग शेड्यूल होती है कि इतने बजे इस टाइम पे इतने बजे मीटिंग है। उसके बाद बजट की बात करें, टू प्लान एंड कंट्रोल द फाइनेंसेस, कि हम प्लान बनाएंगे कि इतना इतना खर्चा करना है, और उसके बाद अपने फाइनेंसेस को पैसे को कंट्रोल करेंगे। और मीटिंग में क्या होता है? गैदरिंग होगी, डिस्कशन होगा, और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ऑफिस मैकेनाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। तो इसको समझ लेते हैं ये होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफिस मैकेनाइजेशन का मतलब क्या है। तो रेफर्स टू यूज ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी टू ऑटोमेट एंड स्ट्रीमलाइन ऑफिस टास्क, इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। यानी जो हमारा ओएम है, यानी कि जो ऑफिस मैकेनाइजेशन है, वो रेफर्स करता है कि हम जो भी मशीन्स को या टेक्नोलॉजी को यूज कर पा रहे हैं, यूज ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी टू ऑटोमेट एंड स्ट्रीमलाइन ऑफिस टास्क, ताकि हम जो अपनी मशीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो अपने ऑफिस के जो टास्क हैं उसको पूरा कर रहे हैं, और एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी इससे हमारी इंप्रूव हो रही है। इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ इक्विपमेंट्स, यानी हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं? अपने इक्विपमेंट्स को जो है यूज कर रहे हैं, एंड सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म टास्क, और काफी सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, सो दैट जो हमारा टास्क है, यानी कि सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म टास्क, जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर रहा है। डेटा प्रोसेसिंग हो गया, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, ये सब चीजें हम कर पा रहे हैं, ठीक है। और आजकल आप देख पाते हो कि बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले काम जो होता था वो हाथ से होता था, ट्रेडिशनल वे में होता था, लेकिन आजकल मॉडर्नाइजेशन आने की वजह से हम लोग जो है काफी सारे सॉफ्टवेयर पे डिपेंड हो गए हैं। तो इसका फीचर क्या है? फीचर ऑफ ऑफिस मैकेनाइजेशन में आता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेट्स रूटीन टास्क, जो भी हमारे टास्क हैं उसको ये ऑटोमेट करता है, और हमारे जो मैनुअल लेबर है उसको भी रिड्यूस करता है, और एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, ठीक है। और इससे क्या होता है? प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी आप समझ सकते हो क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो हमारे एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, वो काफी हमारे काम को आसान कर देते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। एक्यूरेसी भी इससे इंप्रूव होती है, एरर्स कम होते हैं, एक्यूरेसी ज्यादा होती है इन टास्क सच एज डेटा एंट्री, जैसे डाटा एंट्री है, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग करना है, तो इससे हमारी एक्यूरेसी देखने को मिलती है ऑफिस मैकेनाइजेशन के अंदर। और इससे हमारी कम्युनिकेशन भी इनहांस होती है, जैसे कि फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे आज हम काम को आसान करने के लिए ईमेल्स वगैरह भेज देते हैं, इंस्टेंट मैसेज करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, इससे हमारे कम्युनिकेशन जो है वो इनहांस होती है, हमें बात करने का एक वे आता है। और अगर हम किसी को मेल भेजते हैं तो हमारे को जो है एक प्रॉपर फॉर्मेट पता होता है, प्रोफेशनल तरीके से हमें मेल लिखनी होती है और फॉरवर्ड करनी होती है, ठीक है। तो इससे हम काफी कुछ जो है सीख पाते हैं और कम्युनिकेशन भी बढ़ता है। और अगर इंग्लिश अच्छी होती है हमारी तो डेफिनेटली मेल्स हम अच्छे से प्रॉपर वे में लिख पाते हैं। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट होता है, यानी जो हमारा मैनेजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो भी एफिशिएंट तरीके से हो पाता है। और साथ ही साथ जो स्टोरेज है, ये सब चीजों पे भी काम होता है। डेटा को हम एनालाइज कर पाते हैं, इनेबल क्विक एंड एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ डेटा, सपोर्टिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, यानी जो हमारा डेटा है, जो हमारे पास डेटा है उसको भी एनालाइज करने का काम करता है, बहुत जल्दी करता है और एक्यूरेट करता है, गलतियां कम से कम होती हैं इसके अंदर, क्योंकि जो मैनुअल वर्क होता है वो काफी डिले हो जाता है, टाइम टेकिंग होता है, और एरर्स के होने की संभावना ज्यादा होती है।
ऑफिस मैकेनाइजेशन के कुछ एग्जांपल्स है, अगर आपने एग्जांपल समझ लिए तो आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, उनका काम क्या है, चीजों को एडिटिंग, डॉक्यूमेंट को एडिट करना, क्रिएट करना, ठीक है। स्प्रेडशीट हमारे काम आती है, ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेजेस हो गए, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर जो आजकल चल रहे हैं, ऑटोमेट्स रूटीन टास्क को पूरा करता है, जैसे डेटा एंट्री, रिपोर्ट को जनरेट करना, ये सब काम वो कर देता है। तो ये सारे एग्जांपल है, जैसे स्प्रेडशीट है, ईमेल हो गया, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ये सब आता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, परचेजिंग प्रिंसिपल क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम्स में। तो परचेजिंग प्रिंसिपल होता क्या, नाम से ही क्लियर है, जब हम कुछ परचेज करते हैं तो उसके पीछे भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। उसके पीछे आपको 8 कॉन्सेप्ट समझने हैं, कुछ परचेजिंग प्रिंसिपल यहाँ 8 दे रखे हैं। सबसे पहला आता है राइट क्वालिटी, ठीक है, कि जब भी आप कुछ बाय करते हैं तो ये प्रिंसिपल्स आपको लगाने चाहिए। सबसे पहला राइट क्वालिटी, इंश्योर दैट द गुड्स और सर्विस मीट्स द रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड। जो आपको सामान लेना है उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो रिक्वायर, तो इस तरीके से था। और हमें क्या करना है, राइट क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है सर्विस को लेना है जो हमारी जरूरत को पूरा करे, राइट टाइम पे लेना चाहिए। इंश्योर दैट गुड्स और सर्विस आर डिलीवर एट द राइट टाइम, कि मतलब जो भी आप गुड्स या सर्विस जो भी आपको मिल रही है वो राइट टाइम पे डिलीवर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे लेट सपोज आपने कोई सामान ऑर्डर करा और उन्होंने बोला, जैसे आपने पिज्जा हट से या फिर डोमिनोज से कुछ भी सामान मंगाया, कोई भी गुड्स मंगाया, कुछ और वट एवर मंगवाया, वो टाइम पे नहीं आएगा तो बात नहीं बनेगी। तो जब जरूरत है तो तभी वो राइट टाइम पे आना चाहिए। राइट प्राइस होना चाहिए, मतलब एक रीजनेबल सा प्राइस होना चाहिए, फेयर प्राइस होना चाहिए उस गुड्स या सर्विस का। राइट सोर्स होना चाहिए, यानी कि आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, सप्लायर जो है ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, धोखेधड़ी वाला नहीं होना चाहिए। वैल्यू ऑफ मनी की बात करूं मैं, तो वैल्यू ऑफ मनी की बात करें तो इंश्योर दैट परचेजेस प्रोवाइड वैल्यू फॉर मनी, ठीक है। उस प्रोडक्ट की प्रॉपर एक वैल्यू ऑफ मनी होनी चाहिए जब हम उसको बाय कर रहे हैं। सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आता है कि बिल्ड करना चाहिए, मेंटेन एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए आपका सप्लायर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ परचेजिंग प्रिंसिपल्स हैं जो बताए गए हैं, ठीक है। यानी कि जब भी हम कोई दुकान चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो अगर हम सामान सप्लायर से ले रहे हैं तो उसके साथ हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए, सो दैट हम आगे जब उधार लें तो भी हम ले पाए। रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, यानी आइडेंटिफाई करना चाहिए, मिटिगेट्स रिस्क एसोसिएट विद परचेजिंग, ठीक है। तो हमें पहले ही पहचानना चाहिए कि इसमें इतना रिस्क है, आगे चल के दिक्कत ना हो। तो जो परचेजिंग प्रिंसिपल है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मदद करती है। मेक इन्फॉर्म परचेजिंग डिसीजंस एंड अचीव द गोल, अगर उनको अपने गोल को, उद्देश्य को पूरा करना है तो अपने डिसीजन जो है परचेजिंग के रिगार्डिंग सही लेने चाहिए। और ये 8 वही हैं प्रिंसिपल्स ही हैं जो हमें सिखाते हैं कि अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं तो आपको जो भी सामान खरीदना है वो राइट क्वालिटी में खरीदना है, राइट क्वांटिटी में खरीदना है, राइट टाइम पे खरीदना है, राइट प्राइस पे खरीदना है, क्योंकि आप सही प्राइस पे खरीदोगे तभी आप आगे बेच पाओगे। राइट सोर्स होना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, आपके सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए, सो दैट आप उधार कभी लेना चाहो तो ले सको आगे चल के। और रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, आप पहले से आइडेंटिफाई कर लो, पहचान लो कि इसमें इतना रिस्क है अगर आप ये चीज खरीदते हो तो। और ये प्लीज जो ये डायग्राम बना हुआ है पेपर में जरूर बना करके आना, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन, अब ये 7 पॉइंट्स है जिसके ऊपर शॉर्ट नोट दिया गया है, चाहे डिफरेंस में आए चाहे ये ऐसे शॉर्ट नोट में आए तो भी आप बना के लिख सकते हो। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग की, ठीक है। अभी मैं इसको साथ साथ एग्जांपल के साथ समझाती जाऊंगी, सो दैट आप वहां पे वो वाले एग्जांपल्स लिख के अपने मैटर को बड़ा कर सकते हो, फ्लो चार्ट्स भी बना सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग में आता है, ऑनलाइन बैंकिंग अलाउ यूजर टू मैनेज द बैंक अकाउंट, यानी जो ऑनलाइन बैंकिंग है वो ऐसी बैंकिंग है जो आज आप ऑनलाइन घर बैठ के यूज कर पा रहे हो। और यूजर जो है वो अपने बैंक अकाउंट को मैनेज कर रहा है, अपने बिल्स पे कर रहा है, कोई ट्रांजेक्शन करनी है इंटरनेट के द्वारा वो कर पा रहा है। इससे क्या होगा, वो कन्वीनियंट है, फ्लेक्सिबल है, रात को अगर किसी को 10,000 रुपए डालने तो फटाफट डाल देंगे, किसी से पैसे चाहिए वो भी हो जाएगा, कोई सामान मंगाना है वो भी फटाफट घर बैठ के हो जाएगा। तो ऑनलाइन बैंकिंग के बहुत से फायदे हैं। इंडेक्सिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। कैटेगराइजेशन डेटा, आप अपने डेटा को, डॉक्यूमेंट को, फाइल को एक सिस्टमैटिक वे में क्या करते हो, जो है ऑर्गेनाइज करते हो, सो दैट जो आपके रिजल्ट्स हैं वो इजी हो जाएं और जो है क्विक आपका रिजल्ट निकल के आ जाए, ठीक है। पब्लिशिंग में आता है, पब्लिशिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंटेंट, आपने अपने कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया, जगह जगह स्प्रेड किया और प्रोड्यूस किया, सच एज बुक, जर्नल, डिजिटल मीडिया टू द पब्लिक, आपने अपनी पब्लिक को जो कोई भी चीज आपने चीज अगर शो करनी है, कोई अपना कुछ बुक्स हो गई, जैसे यहाँ लिखा भी है, अपनी कोई बुक पब्लिश करनी है, कोई जर्नल पब्लिश करना है, तो वो पब्लिशिंग में आता है। जैसे कि
मैनेजमेंट है, ठीक है। एक अब नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में क्या आता है, पोस्ट जीसी आता है। मैनेजमेंट इन्वॉल्व प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्स टू अचीव स्पेसिफिक गोल एंड ऑब्जेक्टिव। कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी संस्था है, जो कंपनी है, वो मैनेजमेंट पे काम करती है, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो। तो वहां पे सबसे पहले हर एक चीज को लेकर प्लानिंग होती है, ठीक है। ये वाला पॉइंट मैं आपको समझा रही हूँ, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, रुक जाओ। ये वाला पॉइंट मैं आपको जो है करा रही हूँ, ठीक है, दिस वन, ठीक है। मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में आता है पोस्ट डीसी, आप इसको कह सकते हैं पोस्ट डीसी, ठीक है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग जो होता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब जो है रिसोर्सेज टू अचीव, आपके गोल्स को पूरा करवाने में मदद करता है। आई होप आपको क्लियर है। बैक हो गया था, मैं दोबारा से आ जाती हूँ अपने क्वेश्चन पे। हम्म, तो इस प्रकार से था। उसके बाद आता है आपका केडीपी, यानी किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। क्या होता है, केडीपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो कि आपको प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड बाय Amazon, दैट अलाउ ऑथर टू सेल्फ पब्लिश देयर बुक्स इन डिजिटल फॉर्मेट, मेकिंग देम अवेलेबल टू ग्लोबल ऑडियंस। तो देखो भाई, ये सब्जेक्ट बहुत काम का है, इससे काफी कुछ सीखने वाले हो आप। किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग में क्या होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे Amazon क्या करता है, वो अलाउ करता है जो भी ऑथर्स हैं, ठीक है। आपने कोई बुक लिखी या फिर आप अपनी बुक को सेल्फ पब्लिश करना चाहते हो डिजिटल फॉर्मेट में, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी जो भी मटेरियल है वो अवेलेबल हो जाएगा ग्लोबल ऑडियंस के लिए, ठीक है। स्टॉक रजिस्टर्स क्या होता है, स्टॉक रजिस्टर आर रिकॉर्ड दैट ट्रैक द क्वांटिटी, हम अपनी क्वांटिटी को ट्रैक कर पाते हैं, अपनी इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री को हम चेक कर पाते हैं, या फिर स्टॉक हेल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेल्पिंग टू मैनेज इन्वेंट्री लेवल्स, हम क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री लेवल को भी मैनेज कर पाते हैं इसके अंदर। प्रिवेंट स्टॉक आउट एंड ओवर स्टॉकिंग, अगर ओवर स्टॉकिंग, स्टॉक ज्यादा हो गया है या स्टॉक आउट हो गया है, ठीक है, कम हो गया है, कम होना ज्यादा होना स्टॉक रजिस्टर में रिकॉर्डिंग होती है, हम रिकॉर्ड करते हैं उसको, अपनी क्वांटिटी को, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री को। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज अ फॉर्मल ऑब्जेक्शन रेज ड्यूरिंग अ मीटिंग, हमारी कोई भी डिबेट चल रही है, कोई भी मीटिंग चल रही है, उसमें जो हमारा फॉर्मल ऑब्जेक्शन रेज्ड होता है ना, उसी को हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलते हैं। जैसे सिटिंग अप, ब्रीच ऑफ रूल्स हो गए, कोई भी जैसे कि रूल्स वगैरह को तोड़ रहा है, ठीक है, कोई प्रोसीजर नहीं मान रहा, या फिर कोई भी सीकिंग टू करेक्ट हो गया, या क्लैरिफाई जो आपके कोई इश्यूज है उस पर बात करनी है, ये सब आता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे। नेक्स्ट आता है ईमेल एटिक्यूट। तो इस ये क्या होता है, ईमेल एटिक्यूट्स की बात करूं तो रेफर्स टू सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस, ये सेट ऑफ रूल्स है, रूल्स का बहुत सारा सेट है और गाइडलाइंस है, दैट गवर्न्स द बिहेवियर एंड टोन ऑफ ईमेल कम्युनिकेशन, की आपके जो भी बिहेवियर है या टोन है ईमेल कम्युनिकेशन का, वो सारे इसमें रूल्स बताए जाते हैं। जैसे कि आपकी जो सब्जेक्ट लाइन है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एक तरीके का आप इसको फॉर्मेट समझ सकते हो, प्रॉपर एक रूल्स रेगुलेशन है जो कि समझाया जाता है कि आप जो मेल वगैरह करने वाले हो उसमें क्या क्या गाइडलाइंस रहने वाली है। तो क्लियर सब्जेक्ट लाइन रहेगी, आपको यूज अ क्लियर एंड कंसाइज सब्जेक्ट लाइन दैट इंडिकेट द पर्पस ऑफ द ईमेल, आपको जो भी लिखना है वो क्लियर लिखना है, कंसाइज सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए, सो दैट आपका ईमेल का पर्पस इंडिकेट हो सके। फॉर्मल ग्रीटिंग में आता है कि यूज अ फॉर्मल ग्रीटिंग सच एज डियर, नेम, हेलो, नेम, जो भी आप मेल वगैरह करने वाले हो, ईमेल करने वाले हो, उसमें आपको डियर ये सब चीजें इस्तेमाल करनी है, सो दैट आपका फॉर्मल ग्रीटिंग जो है वो इंप्रेसिव हो जाए। क्लियर एंड कंसाइज मैसेज होना चाहिए, अभी बताया मैंने आपको। एंड टू द पॉइंट होना चाहिए, प्रॉपर साइन ऑफ होना चाहिए, यूज अ प्रॉपर साइन ऑफ सच एज बेस्ट रिगार्ड, सिंसियरली, ऐसे लिख सकते हो जैसे आप लोग एप्लीकेशन में लिखते हो ना नीचे, थैंक यू, योर ओबिडेंटली, इस तरीके से। फिर आता है आपका प्रूफ रीडिंग होता है, जिसमें क्या होता है, ईमेल स्पेलिंग, ग्रामर एरर्स वगैरह नहीं होने चाहिए, टोन एंड, फिर से बैक हो गया, मैं अभी आपको करा रही हूँ, ये हाथ लगता है ना बिल्कुल बैक हो जाता है, एक मिनट। हाँ, तो इसमें आता है ग्रामर के एरर्स वगैरह जो हैं वो सब नहीं होने चाहिए। टोन एंड लैंग्वेज में आता है आपको प्रोफेशनल टोन लैंग्वेज का यूज करना है, स्लैंग अवॉइड करना है, ठीक है। अटैचमेंट एंड लिंक्स में आता है, लेबल अटैचमेंट लिंक्स हो गया, वो भी अगर आप क्लियर होना चाहिए, ठीक है, वो इंश्योर दैट दे आर नेसेसरी, है ना। इसके कुछ फायदे हैं क्या, हाँ इसका कुछ फायदा तो है, प्रोफेशनलिज्म आता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आता है, बिल्डिंग रिलेशनशिप आता है, कि आपके रिलेशनशिप को बिल्ड करता है। तो प्रोफेशनलिज्म की बात करूँ तो ईमेल एटिक्वेट्स जो है मदद करता है हमारे प्रोफेशनल इमेज को कन्वे करने में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस प्रकार होता है, कि ईमेल एटिक्वेट्स इंश्योर दैट द मैसेज इज कम्युनिकेटेड, जो हमारा मैसेज है वो कम्युनिकेटिंग होना चाहिए, क्लियरली होना चाहिए, इफेक्टिवली होना चाहिए, फायदेमंद होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को मेल लिख रहे हो और उसका कोई भी बेनिफिट है ही नहीं, मतलब, ठीक है, और आप ऐसा लिख रहे हो कि उसको कुछ कम्युनिकेशन समझ ही नहीं आ रहा, तो वो नहीं है। जो भी प्रॉपर एक लैंग्वेज होती है उसमें होना चाहिए, और जो भी मैंने बताया रूल्स रेगुलेशन वो ऊपर लिखे हुए थे। जैसे आप लोग इस तरीके, इस प्रकार से समझो कि अगर आपको कोई भी अगर फॉर्मल एप्लीकेशन लिखनी होती है, फॉर्मल लेटर लिखना होता है, तो प्रॉपर आप उस फॉर्मेट में लिखते हो ना,
ठीक है। और तो इसी तरीके से ईमेल एटिक्वेट्स के भी यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन थे कि इसी प्रकार से लिखा जाना चाहिए। इसके फायदे तो मैंने अभी बताए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, मैसेजेस कम्युनिकेटेड क्लियरली और इफेक्टिवली। तो इससे जो होता है कि जो हमारा ईमेल एटिक्यूट्स होता है, हेल्प टू बिल्ड ट्रस्ट। इससे क्या होता है, हमारा जो ट्रस्ट है वो भी बिल्ड होना शुरू हो जाता है। इंडिविजुअल कैन इंश्योर दैट द ईमेल कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव, प्रोफेशनल, रिस्पेक्टफुल होता है। तो इस तरीके का आप बना के आ सकते हैं वहां पे। फिर आता है नेक्स्ट, आता है व्हाट इज ऑफिस एटिक्यूट्स, राइट 10 डूज एंड डू नॉट्स फॉर द ऑफिस एटिक्यूट्स। तो अभी मैंने आपको समझाया कि ऑफिस एटिक्यूट्स आप समझ लो क्या है। रेफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स है, गाइडलाइंस है दैट गवर्न बिहेवियर इन अ वर्क प्लेस, कि आप जो भी काम कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे उसके क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है। आप प्रमोट करता है आपको रिस्पेक्टफुल, प्रमोटिंग अ रिस्पेक्टफुल, प्रोडक्टिव एंड प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, कि आपको ये क्या किस लिए प्रमोट कर रहा है, कि जो भी आपका वातावरण है उसमें आपको जो आपकी हैबिट्स है, ठीक है, या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप प्रोफेशनल हो सके, प्रोडक्टिव हो सकते हैं और आपको एक रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट मिले, ठीक है। 10 डूज हैं जो ऑफिस एटिक्वेट्स होने चाहिए। बी पंचुअल, आपको पंचुअल रहना चाहिए। रिस्पेक्ट करनी चाहिए कलीग्स वगैरह की, जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। काइंडनेस होनी चाहिए। कम्युनिकेट करना चाहिए आपको क्लियरली। वर्क स्पेस ऑर्गेनाइज जो है उसके अंदर आपको जो है कीप योर वर्क स्पेस ऑर्गेनाइज होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का आप जो इस्तेमाल करते हैं और डिट्रैक्शन जो होता है उसको अवॉइड करें, ठीक है। बी अप्रोचेबल होना चाहिए, ओपन टू फीडबैक होना चाहिए। कॉन्फिडेंटली रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपको, आपको सारी चीजें टाइमली केयर के साथ हैंडल करनी चाहिए। बी कंसिडरेट ऑफ अदर्स, ठीक है। नॉइस लेवल हो गए, ठीक है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। टेक ब्रेक्स, आप बीच बीच में ब्रेक्स लें ताकि बर्नआउट अवॉइड हो सके, ठीक है। फॉलो कंपनी, अपनी कंपनीज की पॉलिसी प्रोसीजर को फॉलो करें। डू नॉट्स ऑफ ऑफिस एटिक्वेट्स में क्या है, डो नॉट गॉसिप्स। ये नहीं है कि आप काम ना कर रहे हैं और सारा टाइम फोन पे लगे हुए हैं, कंपनी के बिजनेस में इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, या फिर आप अपने कलीग से बातें मारे जा रहे हैं, बातें करे जा रहे हैं, वो नहीं। डू नॉट यूज स्ट्रॉन्ग परफॉर्म, ठीक है, अवॉइड यूजिंग स्ट्रॉन्ग परफॉर्म और कॉलेंज। डू नॉट टेक क्रेडिट, डू नॉट टेक क्रेडिट फॉर अदर वर्क, किसी भी अनदर काम के लिए उधार वगैरह ना लिए। डू नॉट इंटरप्ट, ठीक है, दे आर स्पीकिंग। डोंट इंटरप्ट अदर व्हेन दे आर स्पीकिंग, जब वो बोल रहे हैं तो उनको इंटरप्ट ना करें। अपने सेल फोन का ज्यादा यूज ना करें जब भी आप मीटिंग में हैं, अपने कलीग्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। उसके साथ आता है डू नॉट शेयर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स में ज्यादा डिटेल में नहीं करा रही क्योंकि ये बहुत सिंपल सिंपल है और इजी लिखे हुए हैं और आपको समझ भी आ रहे होंगे। आपको ज्यादातर अपनी मीटिंग काम के लिए लेट भी नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव नॉइज भी नहीं फैलानी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को बाहर शेयर नहीं करना, जो कि काफी सारे लोग आजकल कर रहे हैं। अभी का एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ठीक है, कि आईसीआई के जो मैनेजर थी उन्होंने कितना ज्यादा मतलब लाइक 4 करोड़ समथिंग का उन्होंने जो यहाँ पर लॉस किया है, ठीक है। मतलब लोगों की एफडीज में 110 खातों में से पैसे निकाल लिए, ठीक है, क्योंकि उनको स्टॉक मार्केट में डील कर रही थी और साथ ही साथ उनको काफी ज्यादा लॉस हो गया था। सो दैट उन्होंने बहुत सारे अकाउंट में से पैसा निकाल निकाल के जो है घपला कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके के घपले नहीं होने चाहिए। कोई लोग, अब उसमें क्या था कि उसने सारे जितने भी एम्प्लॉयज के जो एफडीज के नंबर थे, नाम थे, काफी सारी आईडीज, काफी कुछ चेंज कर दिया सो दैट कि उनको पता ना चले, और इस तरीके से जो है खाते खाली कर दिए। तो बहुत फ्रॉड्स हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं डेटा की अगर बात करो तो यहाँ जैसे लिखा था कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, ठीक है। पैसा देख के हम लोग आजकल ज्यादा पागल हो जाते हैं, ठीक है। तो वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। डू नॉट बी डिसरिस्पेक्टफुल, है ना, अपने कलीग्स या सुपरवाइजर को डिसरिस्पेक्ट ना करें, ज्यादा वो ना करें, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। तो ये वही है, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट आर द रिक्विजिट ऑफ वैलिड मीटिंग, ठीक है। तो व्हाट आर द रिक्विजिट ऑफ वैलिड मीटिंग क्या होता है। तो रिक्विजिट ऑफ अ वैलिड मीटिंग के अंदर बताया गया, वैलिड मीटिंग रिक्वायर्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स। जो आपकी वैलिड मीटिंग होती है उसके अंदर क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहला तो प्रॉपर नोटिस आना चाहिए। एडिक्वेट नोटिस मस्ट बी गिवन टू द ऑल अटेंडीज, जो जो अटेंड करने वाले हैं उनको प्रॉपर एक नोटिस आना चाहिए। क्वेरम में आता है अ सफिशिएंट नंबर ऑफ मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्वेरम। क्वेरम हमें ये बताता है कि जो नंबर्स ऑफ मेंबर्स हैं वो मस्ट जो प्रेजेंट होने वाले हैं ना, वो सफिशिएंट होने चाहिए, यानी सफिशिएंट नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए जिनकी जरूरत है। एजेंडा में क्या आता है, अ क्लियर एजेंडा शुड बी डिफाइंड एंड फॉलोड, कि एजेंडा क्या है और फॉलो करना है, डिफाइंड होना चाहिए। प्रॉपर वेन्यू डिसाइडेड होना चाहिए, द मीटिंग शुड बी हेल्ड एट अ डेजिनेटेड वेन्यू,
चेयरपर्सन लीडर भी यहाँ पे डिफाइंड होना चाहिए, मिनट्स भी बताने चाहिए, एक्यूरेट मिनट शुड बी रिकॉर्डेड एंड मेंटेन, ठीक है। रूल्स वगैरह पे बात होनी चाहिए, प्रोसीजर्स क्या रहेंगे, ये सब चीजें। फायदे क्या है रिक्विजिट्स के, तो सबसे पहला ऑर्डर है, ठीक है, लेगिटिमेसी है, यानी कि डिसीजंस जो है वैलिड होने चाहिए, और ऑर्डर लाइन स्ट्रक्चर को प्रमोट करता है, डिस्कशन जो है प्रोडक्टिव होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग को भी फैसिलिटेट करता है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही भी होना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स इसमें आते हैं, ठीक है। तो बस बेसिकली आप इस प्रकार से समझ सकते हो इसको कि जो वैलिड मीटिंग है तो उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए कि प्रॉपर नोटिस आए, और काफी दिन पहले नोटिस जो है डायरेक्टर्स को दे देना चाहिए, सो दैट जो है उनको दिक्कत ना हो जो भी इसको अटेंड करने वाले हैं, और डिले नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वेन्यू, ये सब टाइम, सब चीजें डिसाइडेड होंगी तो सही रहे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारे एक्सप्लेन द क्वालिफिकेशन ऑफ सेक्रेटरी। तो क्वालिफिकेशंस ऑफ सेक्रेटरी की अगर हम बात करें तो अ सेक्रेटरी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल, जो हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल होता है, जो कि प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को और एग्जीक्यूटिव को। द क्वालिफिकेशन ऑफ अ सेक्रेटेरिएट मे वेरी डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, और इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है उसकी क्वालिफिकेशन, बट हियर आर सम कॉमन, कुछ कॉमन है, जैसे कि एजुकेशन, अ हाई स्कूल डिप्लोमा और इक्विवेलेंट इज ऑफ्टन रिक्वायर्ड, ऑल्सो सम ऑर्गेनाइजेशन में प्रेफर अ डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और अ रिलेटेड फील्ड, यानी कि डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बट हाई स्कूल डिप्लोमा तो चाहिए होता है, और साथ में जो आपके कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो प्रेफर करते हैं, डिग्री मांगते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या रिलेटेड फील्ड में। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की बात करूं तो सेक्रेटेरिएट्स शुड हैव स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होना जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, टेक्निकल स्किल्स की नॉलेज होनी इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स की नॉलेज होना चाहिए, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अडेप्टेबिलिटी होना चाहिए, कॉन्फिडेंटली होना चाहिए। इस तरीके की चीजें जो है यहाँ पर देखी गई हैं, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो सपोर्ट किस तरीके से होगा। एंड सेक्रेटरीज शुड हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, रिटन में भी और वर्बल में भी। अडेप्टेबिलिटी की बात करूँ तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एबल टू अडेप्ट टू चेंजिंग प्रायोरिटीज एंड सिचुएशन, जैसे जैसे चेंज हो तो उनको अडेप्ट कर ले। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, शेड्यूलिंग है, कम्युनिकेशन है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट है, रिकॉर्ड कीपिंग है, सपोर्ट है। तो कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं सेक्रेटरी की, जैसे कि शेड्यूलिंग, यानी कैलेंडर्स को मैनेज करे, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करे एंड मीटिंग्स को अरेंज करे। कम्युनिकेशन में आता है करस्पॉन्डेंस हैंडलिंग, ईमेल्स, फोन कॉल्स, इन सब में अच्छे से कम्युनिकेशन उन्हें आना चाहिए। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में आता है प्रिपेयरिंग, एडिटिंग, मेंटेनिंग, आप उनको जो है ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनको डॉक्यूमेंट्स भी मेंटेन करना है, रिपोर्ट्स, अदर मटेरियल, ये सब। रिकॉर्ड कीपिंग में आता है एक्यूरेट, बिल्कुल सही चीजों को, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना और अप टू डेट रिकॉर्ड रखना, एंड फाइल्स को भी अप टू डेट जो है मेंटेन करना। सपोर्ट वगैरह में आता है कि अपने एग्जीक्यूटिव को सपोर्ट करें, मैनेजर्स को एंड टीम्स को, सो दैट वो अपना गोल्स को जल्दी अचीव कर पाए, क्योंकि वो अगर अपने मैनेजर्स को, अपने टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो फिर आप समझ सकते हो कि प्रॉफिट नहीं तो ग्रोथ नहीं, ठीक है। तो डिफरेंस बात कर लेते हैं, चार चीजों के डिफरेंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आता है इंटरनल ऑफिस फॉर्म एंड एक्सटर्नल ऑफिस फॉर्म। तो इंटरनल ऑफिस फॉर्म में आता है, ये इंटरनल है, यानी कि ये अंदर की बात हो रही है, एक्सटर्नल मतलब बाहरी। तो इंटरनल ऑफिस फॉर्म में आता है फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन, रिकॉर्ड कीपिंग एंड इंटरनल प्रोसेस, जो अंदर के कंपनी के जो इंटरनल प्रोसेस है उसमें कम्युनिकेशन, रिकॉर्ड बनाना, इन सब चीजों में बात होती है। जैसे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, इंटरनल स्टेक होल्डर, जो अंदर के स्टेक होल्डर्स हैं वो सब आते हैं। टिपिकली डील विद इंटरनल पॉलिसीज, प्रोसीजर, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन हो गई, इंटरनल डेटा हो गया, अंदर का डेटा हो गया जो कंपनी के अंदर यूज हो रहा है। टाइम शीट्स, इसके एग्जांपल समझो, अगर आप एग्जांपल समझ गए ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे एक्सपेंस रिपोर्ट, कोई खर्चे की रिपोर्ट है, वो तो कंपनी के अंदर ही है ना, बाहर के कौन से खर्चे हैं। परचेज ऑर्डर है, वो भी इंटरनल है। इंटरनल मेमोज है, एचआर फॉर्म्स है, ठीक है, एम्प्लॉय इवैल्यूएशन है, ये सारी ना इंटरनल है। इसका फॉर्मेट कैसा होता है, बिल्कुल फॉर्मल, कैन बी फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है, डिपेंड करता है स्पेसिफिक फॉर्म एंड पर्पस क्या है, ठीक है। फोकस क्या है, इंटरनल ऑपरेशन की एफिशिएंसी बढ़े, इंटरनल पॉलिसीज में कंप्लाइंस हो, और जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर शेयर हो, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल ऑफिस फॉर्म की। एक ऐसा फॉर्म है जिसमें हम एक्सटर्नल पार्टी से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कस्टमर, सप्लायर, रेगुलेटरी बॉडी, ये सब बाहर है, हमारी कंपनी के बाहर ही लोग हैं, ठीक है। तो आप पेपर में याद रख सकते हो, जो हमारे
ऑफिस के बाहरी लोग होते हैं, एक्सटर्नल ऑफिस कहलाता है, ऑफिस फॉर्म कहलाता है, और जो अंदर के जो भी मैटर है, रिकॉर्ड है, वो इंटरनल ऑफिस फॉर्म होता है। तो अब बात करते हैं एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल पार्टीज, क्लाइंट, सप्लायर, रेगुलेटर, ये सब आता है। डील विद एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, ठीक है, और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, जैसे इनवॉइस, परचेज हम कहाँ से कर रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं, वो भी एक्सटर्नल है। कस्टमर सर्विस फॉर्म, ये भी बाहरी है। रेगुलेटरी फाइलिंग्स है, ये भी बाहर की है। फॉर्मेट कैसा होता है, फॉर्मल होता है, ऑफ्टन फॉर्मल एंड स्टैंडर्डाइज टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड कंप्लाइंस, है ना। एक्सटर्नल रिलेशनशिप, कंप्लाइंस विद एक्सटर्नल रेगुलेशन एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं ऊपर बता देती हूँ, ये वाला सेकंड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड फंक्शन एज अ सर्विस, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं ऐसे एस डबल एस एफ डबल एस, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं हम लोग ये वाले क्वेश्चन की, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड फंक्शन एज अ सर्विस, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट है। हम्म तो सॉफ्टवेयर की बात करें और फंक्शन की बात कर लेते हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट है इसका आंसर, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले आता है जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, नाम से क्लियर है, ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। और फंक्शन में क्या आता है, ये इंडिविजुअल फंक्शन करता है, अकेला अकेली चीजों में फंक्शन करता है। और इसमें क्या आता है, सॉफ्टवेयर में आता है, मैं शॉर्ट में बोलूँ इसको सॉफ्टवेयर बोलूंगी, इधर वाले को ये सॉफ्टवेयर बोलूंगी, इसको मैं सॉफ्टवेयर, इसको बोलूंगी फंक्शन, ठीक है। फंक्शन यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत आती है, ठीक है, फंक्शन, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में आता है एसेस एंड यूज सॉफ्टवेयर, कि हम एसेस कर पाते हैं, इसकी जिम्मेदारी क्या है, सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर पाते हैं और यूज कर पाते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, कोड डेवलपमेंट होती है, फंक्शन लॉजिक होती है, और जो आपका क्या है, फंक्शन, ठीक है, इधर वाला फंक्शन है और ये आपका सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर में क्या आता है, प्रोवाइडर मैनेज ऑल एक्सपेक्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन लाइक सीआरएम हो गया, ईआरपी हो गया, ईमेल्स हो गए, ये सब आता है, ठीक है। और इसमें क्या आता है आपका, प्रोवाइडर मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करता है, यूजर मैनेज फंक्शन कोड्स हो गए। और नेक्स्ट आता है जैसे गेटवेज होते हैं ना, आपके माइक्रो सर्विसेज हो गया, इवेंट्स प्रोसेसिंग, एपीआई गेटवे, ये इंडिविजुअली जो फंक्शन करता है, ठीक है, फंक्शन वाला आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है पब्लिक मीटिंग एंड प्राइवेट मीटिंग, ये तो आपको पता ही होगा, ओपन टू द पब्लिक है, और प्राइवेट में क्या आता है, रिस्ट्रिक्टेड एज अ स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं। और अगर मैं बात करूं, ये थोड़ा सा नीचे, ज्यादा नीचे आ गए, इसको मैं, बस ये खत्म ही होने वाला है, बस थोड़ा रह गया, मैं थोड़ा सा डिटेल में करा रही हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। हम्म तो इसमें क्या आता है, पब्लिक मीटिंग में आता है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, पब्लिक एंगेजमेंट। इसमें क्या होता है, पब्लिक एंगेजमेंट होती है, डिसीजंस मे नॉट बी बाइंडिंग बट कैन इन्फ्लुएंस डिसीजन, इससे जो हमारे डिसीजंस हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं पब्लिक मीटिंग में। और प्राइवेट में क्या होता है, कैन बी बाइंडिंग एंड इफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, इससे क्या होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इफेक्ट होती है। और अनाउंस डायरेक्टली टू द मेंबर, इसमें क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्टली मेंबर्स को या अटेंडीज को क्या करते हैं, अनाउंस करते हैं, और इसमें पब्लिकली अनाउंस्ड होता है, सबके लिए होता है, ठीक है। और ये कुछ ही इंटरनल डिसीजन होता है, कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन, जो अंदर की कुछ गुप्त वाली जो डिस्कशन होती है वो रहती है, नाम से भी क्लियर है, प्राइवेट और पब्लिक मतलब सबके लिए। वट आर द वेरियस फैक्टर इफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ ऑफिस मशीन, ऑफिस मशीन जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको सिलेक्ट करने के लिए कुछ वेरियस फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला तो देखो भाई, व्हेन सिलेक्टिंग ऑफिस मशीन सर्वल फैक्टर शुड बी कंसीडर इंश्योर दैट चूजन मशीन मीट द ऑर्गेनाइजेशन, की हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो जरूरत है, नीड है, अगर पूरी होएगी तो ही हम उस ऑफिस मशीन को अपनी ऑफिस तक लेकर आएंगे। सबसे पहला तो पर्पस क्या है, ठीक है, क्या फंक्शन वो करेगी, जो हमारे को प्रोडक्ट बनाना है उसमें वो काम देगी नहीं देगी। फिर हम उसकी कॉस्ट देखेंगे, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, मतलब उसमें परचेज कितना है, रेंटल कॉस्ट कितनी है, मेंटेनेंस कितनी आ रही है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, ये सब देखेंगे। ईज ऑफ यूज देखेंगे, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है, इजी टू ऑपरेट होनी चाहिए, ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, कम से कम जरूरत होनी चाहिए ट्रेनिंग की। रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी उसकी देखनी पड़ेगी हमें। मेंटेनेंस सपोर्ट भी चेक करना पड़ेगा, उसमें सपोर्ट सर्विस है या नहीं, रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑप्शन है या नहीं है। कंपैटिबिलिटी कितनी है, कि मतलब जो हमारा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है शुड बी कंसीडर टू इंश्योर, है ना। स्पेस हमने देखना है, साइज देखना है, डिजाइन, कलर, ये सब देखेंगे कि वो हमारे कलर तो नहीं, लेकिन हाँ हमें ये जरूर देखना होता है कि साइज क्या है और डिजाइन क्या है, किस तरीके से हमारे जो ऑफिस का साइज है, जगह है, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी नहीं आ जाएगी। सिक्योरिटी पे भी डिपेंड करता है, मशीन सिक्योरिटी फीचर कैसा है, डाटा प्रोटेक्शन है या नहीं, एसेस कंट्रोल शुड भी कंसीडर होना चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन हमारी प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए कि हमने उस मशीन के अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा दिक्कत ना है। स्केलेबिलिटी में मतलब क्या है, कि हमारा जैसे ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के मुताबिक अगर हम चेंजिंग हो रहे हैं तो हमारी जो मशीन की जो एबिलिटी है वो भी अडेप्ट कर ले, ठीक है।
और ग्रोथ भी कंसीडर होनी चाहिए। एडिशनल कंसिडरेशन में क्या है, ब्रांड रेपुटेशन होना, ये तो मस्ट है। यूजर रिव्यू, वारंटी सपोर्ट, ये तो हम हर चीज आप लोगों को पता ही होगी, जब भी आप कोई सामान लेते हो तो आप काफी सारी रिव्यूज हो गए, ब्रांड रेपुटेशन, ये सब चीजें, वारंटी सपोर्ट, ये सब आप चेक करते हो, तो इसको आप बना के लिख सकते हो। वर्चुअल मीटिंग मैंने अभी ऊपर आपको अच्छे से समझा दिया था, वही सेम है, रिपीट हो रहा है। एक्सप्लेन द फुल कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म क्या है, ठीक है। अ डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म इज अ सॉफ्टवेयर, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सर्विस दैट एनेबल क्रिएटर, जो कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। डिजिटल, आप सोचो सारी चीजें आजकल डिजिटल हो रही हैं, ठीक है। जो हमारा पब्लिशिंग का प्लेटफॉर्म है, डिजिटल कैसे हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो कि जो भी आपके क्रिएटर्स हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, मोनेटाइज हो रहा है आपका डिजिटल कंटेंट, सच एज ई बुक्स हो गई। अब पहले क्या होता था कि जब भी हम कहीं घूमने जाते थे, जैसे प्रगति मैदान या कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे बुक्स वगैरह कोई आर्टिकल दिखता था हमें, कोई ब्लॉग्स दिखते थे, मल्टीमीडिया का कंटेंट हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं हम लोग पहले ब्लॉग्स वगैरह की बात नहीं करूंगी मैं, लेकिन अगर मैं बुक्स वगैरह की बात करूँ, पोस्टर वगैरह की बात करूँ, आर्टिकल की बात करूँ, ये तीन चीजों की अगर मैं बात करूँ, तो वो हमें पहले देखने को मिल जाते थे और हम हमें अच्छा लगता था, हम घर पे ले आते थे, ठीक है। मतलब हम जाते थे मार्केट से, गए और अच्छा लगा ले आए। लेकिन अभी क्या होता है, अभी ये सारा कंटेंट हमारे को ऑनलाइन दिखाई दे रहा है। अगर हमें कोई आर्टिकल, कोई बुक दिखती है तो हम ऑनलाइन देख पाते हैं और पसंद आता है तो हम बाय करते हैं। तो वही सारी चीजें की फीचर के कंटेंट क्रिएशन, टूल्स फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डिजिटल कंटेंट की आजकल आप सोच सकते हो कि अलग से मैं एक एग्जांपल दूं, तो आजकल डिजिटल कंटेंट जो है उनके काफी डिमांड बढ़ गई है। अगर उनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं और उनको अच्छी नॉलेज है, तो उनके कहीं ना कहीं बेनिफिट्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन है कि चैनल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंटेंट टू वेरियस प्लेटफॉर्म एंड डिवाइसेस पे आप बस वीडियो बनाओ, अच्छा अच्छा कंटेंट डालो, तो आपकी बात बन जाएगी। देन आपके जो मोनेटाइजेशन है वो ऑन हो जाती है, जैसे कि यूट्यूब वगैरह पे तो पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं, ऑप्शन फॉर अर्निंग रेवेन्यू, आपका कंटेंट शुरू हो जाता है, तो आपको एक मोटिवेशन आता है, सच एज ई कॉमर्स, इंटीग्रेशन, एडवर्टाइजिंग, ठीक है। अब क्या होता है, पहले क्या होता था कि हम लोग पैम्पलेट डालते थे, ठीक है, अब और लेकिन आजकल तो क्या है कि हम लोग जो है अपना ऑनलाइन ही सब कुछ एडवर्टाइज कर लेते हैं। एनालिटिक्स है, इनसाइट्स है इनटू रीडर एंगेजमेंट, देखते हैं आप, चेक कर पाते हैं, जैसे आप लोग का अकाउंट जो है वो पब्लिक है, क्रिएटर अकाउंट है, तो आपको रीच दिखती है कि लास्ट 6 डेज में या 7 डेज में इतनी रीच गई है, मिलियंस में गई है, लैक्स में गई है। बेनिफिट्स क्या है, ग्लोबल रीच है, आप कहीं भी बैठे बैठे अपना सामान किसी भी दूसरी जो कंट्री में भी बेच सकते हो और अपनी कंट्री में भी बेच सकते हो, ठीक है। ग्लोबल रीच है इसकी, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव है, प्रिंटिंग का खर्चा बचता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट रिड्यूस होती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, कंटेंट आपका इजीली अपडेट हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, आप इंटरैक्ट कर पा रहे हो काफी सारे मल्टीमीडिया हाइपरलिंक्स इन सबसे। एग्जाम्पल्स हैं ई बुक प्लेटफॉर्म, जैसे अमेजोन ने अभी जो है किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग जो स्टार्ट करी है, अपनी बुक को पब्लिश कर सकते हो डायरेक्ट। एप्पल बुक्स हो गई, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में वर्डप्रेस हो गया, मीडिया हो गया, मीडियम्स हो गई, ये सब आता है। डिजिटल मैगजीन्स आप देखते हो, फ्लिपबोर्ड्स, ये सब। एप्लीकेशंस की बात करूँ तो पब्लिशिंग, मार्केटिंग, एजुकेशन, इन तीनों पे जिसने काम करना सीख लिया उसकी वाह वाह हो जाती है, ठीक है। बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर एंड अदर रिटन कंटेंट है, ठीक है, उसको आप पब्लिश कर रहे हो ऑनलाइन, ठीक है। ब्लॉग्स वगैरह आजकल लोग लिख रहे हैं, उससे भी पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन है, ऑनलाइन कोर्सेज बेच रहे हैं, एजुकेशन रिसोर्सेज है, डिजिटल टेक्स्ट बुक है, आप लोग ऑनलाइन पीडीएफ्स खरीद रहे हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे नहीं जानते, ठीक है, स्टिल मतलब जानते हो, ऐसी बात नहीं है, मैं जैसे ये कह रही हूँ कि मैं जैसे दिल्ली में रहती हूँ, ठीक है, तो आप लोग मुझे काफी सारे बच्चे जब कांटेक्ट करते हैं तो बताते हैं कि मैम हम केरला से हैं या फिर हम जो है छत्तीसगढ़ से हैं, मतलब बताते हैं तो अच्छा भी लगता है कि मतलब आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से राइटिंग फॉर ऑनलाइन पब्लिशिंग इस तरीके से देख पा रहे होगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब फुल कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एजेंडा एंड सिस्टम ऑटोमेशन ना। ओपन एजेंडा एक टाइप का ऐसा एजेंडा होता है, रेफर्स टू मीटिंग, ठीक है, डिस्कशन फॉर्मेट वेयर पार्टिसिपेंट आर फ्री टू रेस एंड डिस्कस एनी टॉपिक दे डीम रिलेवेंट। अगर आपकी मीटिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक रिलेटेड है तो पार्टिसिपेंट जो है उसके ऊपर फ्री होके क्वेश्चन रेज कर सकता है, ठीक है। जो भी आपका मीटिंग अटेंड कर रहा है। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ये ना फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और ना डिस्कशन को भी अलाउ करता है, और जो पार्टिसिपेंट होते हैं, ठीक है, उनके जो इश्यूज हैं, कंसर्न है, वो भी सुलझ जाते हैं। तो कुछ फीचर्स हैं इसके, फ्लेक्सिबिलिटी आती है इससे, इंक्लूसिव होता है, यानी कि जो अटेंडीज हैं उनके पास एक इनपुट आ जाता है, ठीक है, और उनको वो ना अपने पार्टिसिपेशन को लेके ना इनकरेज हो जाते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने इश्यूज भी रेज कर सकते हैं, तो इस चीज की उनको और किसी भी टॉपिक पे रिलेटेड हम पूछ सकते हैं। सिस्टम ऑटोमेशन में आता है, रेफर्स टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, कि आप अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें टू ऑटोमेट रिपीटेटिव रूटीन कम्प्लेक्स टास्क विद इन अ सिस्टम।
इसका मकसद क्या है? आपके एरर्स कम हो, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी एनहांस हो। आपने इतनी सारी पीडीएफ समझी, मतलब इतने सारे क्वेश्चन समझे, तो आप काफी ज्यादा चीजें ये समझ पा रहे हो कि हमारा काम आसान हो जाए, इफेक्टिवनेस आ जाए। ये सब क्या है कि आज जो हम इतने सारे चीजें देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, चैट जीपीटी है, बहुत सारी चीजें हैं, इससे क्या हो रहा है, हमारा काम आसान हो रहा है, ठीक है। ऑटोमेशन सिस्टम पे भी बात हो रही है कि एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, एरर्स खत्म कर रहा है। पहले हम खुद मैनुअली काम करेंगे तो एरर ज्यादा होते हैं, लेकिन ऑनलाइन अगर आज आप एग्जांपल ले लो एमएस वर्ड का, आपको कोई भी नोट्स बनाने हैं, कुछ भी रेडी करना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले सॉफ्टवेयर फिक्स कर दोगे, ठीक है। एरर्स वाले एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लोगे, तो कहीं भी एरर होगा अपने आप फाइंड आउट होके आ जाएगा, है ना। एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम ऑटोमेशन में आता है, आईटी सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग में आता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस ऑटोमेट होता है, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, इन्वेंट्री को आप मैनेज कर पाते हो, बिजनेस प्रोसेस में आता है आपके वर्क फ्लोज को ऑटोमेट करता है, अप्रूवल्स, नोटिफिकेशन, ये सब होता है। आपको कुछ भी चीज का बैकअप लेना है, अपडेट करना है, तो आईटी सिस्टम है ना काम करने के लिए, वो सब कर रहा है। आज आप देखो कितना काम आसान हो गया है। व्हाट इज वेब कॉन्फ्रेंसिंग, एक्सप्लेन इट, एडवांटेजेस। वेब कॉन्फ्रेंसिंग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है। वेब कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दैट अलाउ इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप टू कंडक्ट वर्चुअल मीटिंग, जो वर्चुअल मीटिंग प्रेजेंटेशन होती है, कोलैबोरेशन होती है ओवर द इंटरनेट, ठीक है। वेब कॉन्फ्रेंसिंग को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि आपने इंटरेक्शन करना है, इंटरेक्ट कर रहे हो आप अपने पार्टिसिपेंट के साथ, जैसे ड्यू टू ऑडियो की मदद से, वीडियो की मदद से, टेक्स्ट बेस्ड टूल की मदद से, तो वेब कॉन्फ्रेंसिंग होती है। जिसमें इसका फायदा क्या है? रिमोट कोलैबोरेशन है, ठीक है। आपका जो फिजिकल प्रेजेंस की जो जरूरत है वो कम हो रही है। आपको अब यहाँ पे आप सपोज दिल्ली में बैठे हैं और आपको मुंबई में किसी पर्सन से कम्युनिकेट करना है, तो आप घर बैठे बैठे ऑडियो वीडियो की मदद से आप जो है कम्युनिकेट कर पाओगे। तो उससे क्या होता है कि आपकी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत कम हो गई, आप ऐसे ही कम्युनिकेट कर पा रहे हो। कॉस्ट इफेक्टिव है, ट्रैवल कॉस्ट बचती है, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम बचा, आपका पैसे बचे, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ गई, आप कहीं भी हो मीटिंग ज्वाइन करके आप अपना काम कर सकते हो। कम्युनिकेशन भी इंप्रूव हो रही है इससे, ठीक है। टीम मेंबर से आपको कैसे बात करनी है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, आपको वे ऑफ टॉक पता चल रहा है कैसे करना है, स्क्रीन शेयर कर पा रहे हो आप, ये बात भी हो रही है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाना है, शेयर करना है, किसी का देखना है, प्रेजेंट करना है, वो सब आप कर पा रहे हो। रिकॉर्डिंग है तो वो भी फ्यूचर रेफरेंस के लिए, आप मीटिंग कोई कर रहे हो तो वो भी आप रिकॉर्ड कर पा रहे हो। फीचर्स, एप्लीकेशंस फॉर वेब कॉन्फ्रेंसिंग के कुछ फीचर्स बताए गए जो आपने देखे ही होंगे, जैसे कि आपने ऑन, एक तो ये बार बार ना बैक हो जाता है, दोबारा जाती हूँ मैं, थोड़ा सा मैं डिटेल लेके चल रही हूँ सो दैट आपको ये ना लगे कि मैंने सिर्फ यहाँ से पढ़ा दिया और अपने एग्जाम्पल्स दिए नहीं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये समझाना जरूरी है मुझे थोड़ा डिटेल में, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं और इसका वन शॉट डला नहीं है, तो मैंने सोचा इसी के ऊपर थोड़ा डिटेल चर्चा कर लें। तो इस डायग्राम पे थी मैं। तो इन्होंने ना यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल समझाए हैं कि ना जो आपके, एक मिनट, हाँ जी। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे बताए गए हैं टूल्स वगैरह, ठीक है। जैसे कि आपने देखे भी होंगे, जूम का नाम सुना है, गूगल मीट हो गया, टीम हो गया, ब्लैक बोर्ड, कोलैबोरेट हो गया, ये सब क्या है हमारे, ये सब वेब कॉन्फ्रेंसिंग के ही जो है बताए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। एप्लीकेशन आप फोन में जैसे जूम वगैरह डाउनलोड करके मीटिंग कर पाते हो, वो सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ई गवर्नेंस, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लास्ट ही क्वेश्चन है, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। ई गवर्नेंस क्या है? तो ई गवर्नेंस रेफर्स टू द use of information and communication technology ICT to improve the efficiency, transparency, accountability of government operations and services। तो आप ना इसको इस प्रकार समझो कि जैसे मान लो कि कोई गवर्नमेंट की जितनी भी, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, जैसे कि इन्वॉल्व करता है डिजिटल प्लेटफॉर्म, टूल, सिस्टम, ये सब, यानी कि जो भी गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं वो लोगों तक अगर पहुंचानी होती हैं, तो वो अपने काम को और आसान बना दिया गया है। जैसे कि अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट के ऑफिस जाना है तो पहले आपको खुद जाना पड़ता था, लेकिन आजकल क्या है, घर बैठे बैठे आप वो सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, मतलब आपको गवर्नमेंट के ऑफिस के ज्यादा चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे भी वो काम कर सकते हो, ठीक है। तो ई गवर्नेंस रेफर टू द यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि आप इन्फॉर्मेशन को यूज कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो टेक्नोलॉजी के साथ, और आपकी इससे एफिशिएंसी बढ़ रही है, ट्रांसपेरेंसी भी इंप्रूव हो रही है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेशंस एंड सर्विसेज, ठीक है। अब आता है डिलीवर पब्लिक सर्विस, प्रोवाइड सिटीजन विद एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विस, कि हम अपनी गवर्नमेंट की सर्विसेज को एक्सेस कर पा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज ऑनलाइन, आज जो काम सारा चीजें ऑनलाइन हो रही है ना, इससे क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी इनहांस हो रही है, यानी जो गवर्नमेंट का डेटा इन्फॉर्मेशन है वो बनाया जा रहा है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट हो रहा है, एक्सेसिबल हो रहा है, आप घर बैठे बैठे वो काम कर पा रहे हो, तो आपका टाइम बच रहा, पैसा बच रहा, ठीक है। इम्प्रूव पार्टिसिपेशन, तो इसमें क्या है, एनेबल सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशन,
फीडबैक मैकेनिज्म है, अदर डिजिटल एंगेजमेंट टूल्स वगैरह जो आ गए हैं, उससे आपका टाइम बच रहा है और आप पार्टिसिपेट कर पा रहे हो। आपकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ रही है, आपकी जो भी जो इम्प्रूव हो रहा है डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस, है ना। ई गवर्नेंस के कुछ बेनिफिट्स हैं, जी हाँ, है ना। सबसे पहला आता है आपका ट्रांसपेरेंसी का बढ़ना। तो प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट ऑपरेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ये मदद करता है। ई गवर्नेंस स्ट्रीमलाइन गवर्नमेंट ऑपरेशन, रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेसी एंड इम्प्रूविंग द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस। जो हमारी पब्लिक गवर्नमेंट की जो सर्विस है उस पर भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला ना। पहले आपको कोई भी काम करना होता था गवर्नमेंट के दफ्तर में जाके 10-10 चक्कर लगाने होते थे, ठीक है। तो अब क्या है, अब वो काम आसान हो गया, आप ऑनलाइन कर सकते हो। आधार कार्ड का कुछ भी काम है तो आप ऑनलाइन कर पा रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है। सिटीजन एंगेजमेंट इनहांस हो रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस प्रमोटिंग सिटीजन एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग भी बेटर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो आप समझ लो। ऑनलाइन कुछ पोर्टल्स हैं जो कि इसमें मददगार साबित है, जैसे गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स दैट प्रोवाइड सिटीजन, जो कि हमारे सिटीजन को प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट की सर्विस, इंफॉर्मेशन और रिसोर्स। अगर उनको कोई भी संसाधन या कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है रिलेटेड टू गवर्नमेंट, तो वो ले सकते हैं अपने ऑनलाइन पोर्टल्स पे या फिर सर्विसेज ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट्स हैं, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम आजकल अनेबल कर दिया गया। जैसे आपको टैक्स पे करना है, बिल पे करना है, तो आप आराम से घर बैठे बैठे कर सकते हो। किसी को पहले बिल भरने जाना होता था, जैसे बिजली का बिल भरने जाना है, पानी का बिल भरने जाना होता था, लाइनें लगती थी। अपने मम्मी पापा दादा दादी से पूछना कैसे लाइनें में लग लग के उन्होंने बिल भरे होंगे, ठीक है। तो अब क्या है, अब तो घर बैठे बैठे हम सारा काम हो जा रहा है, ठीक है। बिल जनरेट हो रहा है और आप ऑनलाइन उसको भर दो। तो ये काम आसान हुआ ना, कि आपका टाइम बचा, आपके जाने की कॉस्ट बची, ठीक है। ई पार्टिसिपेशन प्लेटफॉर्म में आता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट एनेबल सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशन फीडबैक मैकेनिज्म, वही सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो पब्लिक सर्विस है वो आज हमारे को जो डिलीवर हो रही है उसमें काफी इंप्रूवमेंट हो गई है। तो ये सारे पॉइंट्स थे। तो आई होप आपको क्लियर है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के, लेटेस्ट सिलेबस एंड पैटर्न के अकॉर्डिंग ये वीडियो बना गया है 2025 के बच्चों के लिए। जून वाले हो, दिसंबर वाले हो, पढ़ना शुरू कर दो। यहीं पे पूरी बुक समाप्त होती है। पूरे बुक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विद आंसर मैंने डिटेल में कराए हैं, विद एग्जांपल। अपने जो एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ, जैसे मैं कॉपी पे समझाती थी, मैंने वैसे ही समझाया, बस आपको सुनना है और उसको जो है साथ साथ नोट्स बनाए होंगे। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप ले सकते हो, बहुत ही रीजनेबल से प्राइस पे मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम व्हाट्सएप जैसे भी आपको लेना हो। और इसके नोट्स भी बिल्कुल रेडी हैं। अगर आप नोट्स और इसका कॉम्बिनेशन अगर पढ़ते हो तो 95 तो आपके आ ही जाएंगे डेफिनेटली, सी बात है। तो पहले मैं सीरीज खत्म कर देती हूँ। इंडियन जो लास्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनका इंडियन इको रह गया था, वो मैंने कंप्लीट करा दिया वन शॉट, मतलब उसका मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल करा दिया, डाल दिया वीडियो। और अब ये वन शॉट में डाल रही हूँ, ठीक है। इसके बाद जो अगर आपका कोई सब्जेक्ट रह गया है, जैसे आपका ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग रह गया है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो भी आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूं। उसके बाद जो सिलेबस बच जाएगा वो आपको आपके एग्जाम तक मैं कंप्लीट कराती रहूंगी। तो ऑल दी बेस्ट, अच्छे से करके आना अपने एग्जाम को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।